जय हिंद। वो 12 क्लास का जो है चैप्टर 1 है काव्य खंड का कड़बक। आज इसमें हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कल हम लोगों ने इसका जो है इस कड़बक चैप्टर का पूरा अर्थ समझे थे, तो आज इसका हम लोग सब्जेक्टिव समझेंगे। इससे पहले जो 2 वीडियो हमने बनाया है, आप लोग कृपया उसे देख लीजिएगा, तब इसे देखिएगा, क्योंकि पहले आप लोग वो अर्थ नहीं समझेंगे तो ये समझ में नहीं गया। तो पहले आप इसको और इसका जो है अर्थ समझिएगा, तब इसका ऑब्जेक्टिव देख लीजिएगा, तब आके इसका सब्जेक्टिव देखिएगा, या फिर ऑब्जेक्टिव जो है बाद में भी देख सकते हैं। तो पहले जो है वो वाला वीडियो देख लीजिएगा, और उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे हम, या फिर हमारे चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। और इसके बाद ये देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि कवि ने अपनी एक आँख से, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, तुलना दर्पण से क्यों की है। कवि ने जो है अपनी एक आँख से तुलना दर्पण से क्यों की है। तो इसका अर्थ जो हम लोग देखे थे, अर्थ समझे थे, तो अर्थ में हम लोग बताए थे कि जो है दर्पण, कितना भी रूपवान व्यक्ति क्यों ना हो, वो दर्पण देखता ही है, देखता है। तो जो है इन्होंने इस गुण के बारे में बताया है कि जो गुणी व्यक्ति होता है, गुणी व्यक्ति को जो है लोग देखते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर, पढ़ते हैं। इसका आंसर है कि महाकवि जायसी ने अपनी एक आँख की तुलना दर्पण से इसलिए की है कि जिस प्रकार स्वच्छ और निर्मल होता है, तो जो है दर्पण स्वच्छ और निर्मल होता है, ठीक उसी प्रकार कवि की आँख है। ये मिस्टेक हो गया है, टाइप मिस्टेक हो गया है, देख लीजिएगा। ये कवि की आँख है। तो जिस प्रकार से जो है दर्पण जो है स्वच्छ और निर्मल होता है, जो है वो सच दिखाता है, जो दर्पण जो होता है वो सच दिखाता है, उसी प्रकार से जो है कवि की जो आँख है वो स्वच्छ और निर्मल है। यह कोई भी व्यक्ति अपनी छवि जिस प्रकार साफ एवं स्पष्ट रूप से दर्पण में देख पाता है, ठीक है उसी प्रकार कवि की आँख भी स्वच्छता और पारदर्शिता का प्रतीक है। तो जो है जिस प्रकार से जो है कोई व्यक्ति अपनी छवि जो है दर्पण में स्पष्ट देख पाता है, मतलब दर्पण जो है स्पष्ट उसको दिखा देता है उसकी छवि। दर्पण झूठ नहीं बोलता है, जो होता है वो दर्पण जो है दिखा देता है। उसी प्रकार जो है कवि की आँख भी है। कवि की आँख जो है उसे स्वच्छता और पारदर्शिता का प्रतीक है, वो भी उसे दिखा देता है। एक आँख से अंधे होकर भी, देख लीजिएगा, थोड़ा इस बार जल्दी में टाइप मिस्टेक बहुत हो गया है, इसको हम सुधार देंगे जब नोट्स जाएगा। तो एक आँख से अंधे होकर भी कवि काव्य प्रतिभा से युक्त हैं, अतः वह पूजनीय है, वंदनीय है। कवि अपनी निर्मल वाणी द्वारा सारे जनमानस को प्रभावित करता है, जिसके कारण सभी लोग कवि की प्रशंसा करते हैं और नमन करते हैं। जैसी कवि वैसा ही प्रतिबिंब दर्पण में उभरता है। सॉरी, ये छवि, तो जैसी छवि होता है वैसा ही प्रतिबिंब जो है दर्पण में उभरता है। ठीक उसी प्रकार कवि की निर्मलता और लोक कल्याणकारी भावना उसकी कविताओं में दृष्टिगत होती है। और ये इसका है दूसरा आंसर कि पहले कड़बक में कलंक, कांच और कंचन से क्या तात्पर्य है। तो आप लोग देखिएगा कि इस कड़बक में जो है दो गो पद है। तो पहले कड़बक में कलंक और कांच, कंचन से क्या तात्पर्य है। तो देखते हैं, इसका आंसर है कि कवि
अपनी कविताओं में कवि ने कलंक, कांच और कंचन आदि शब्दों का प्रयोग किया है। इन शब्दों की कविता में अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं। कवि इन शब्दों के माध्यम से अपने विचारों को अभिव्यक्ति देने का कार्य करता है। जिस प्रकार से काले धब्बे के कारण चंद्रमा कलंकित हो गया है, मतलब चंद्रमा में जो दाग है तो वही है कि जिस प्रकार से काले धब्बे के कारण चंद्रमा कलंकित हो गया है, फिर भी अपनी प्रभा, प्रभा मतलब प्रकाश, तो अपनी प्रभा से जग को आलोकित करता है, यानी कि प्रकाशित करने का काम किया। जिस प्रभा के आगे चंद्रमा का काला धब्बा ओझल हो जाता है, ठीक उसी प्रकार गुणीजन यानी गुणी व्यक्तियों की कीर्ति के सामने उसके एकाधिक दोष लोगों की नज़र से ओझल हो जाते हैं। तो ये कवि कह रहे हैं कि जिस प्रकार से चंद्रमा है, चंद्रमा भी में भी कलंक है, फिर भी वो जो है जग को प्रकाशित करता रहता है, और जग को प्रकाशित करता है। उसके प्रकाश में जो है लोग जो है चंद्रमा के जो दाग है उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। उसी प्रकार जो गुणी लोग होते हैं, गुणी व्यक्ति होते हैं, जैसे कि मलिक मोहम्मद जायसी जी जैसे ये गुणी हैं। अब इसमें इनमें भी कमी है, दाग है, क्योंकि इनका जो है चेचक हो गया था, और चेचक के कारण इनका जो रूप है रूपहीन हो गया था। और एक जो बाईं आँख है, बाईं आँख ये बाईं आँख नहीं था इनका, तो ये इनका जो है कमी था। एक एक धब्बा के तरह था। तो गुणी थे, तो फिर भी लोग इनको सुनते थे। तो यही कह रहे हैं कि जो एकादो जो दोष होता है उनकी नज़रों से ओझल हो जाते हैं। आगे है कि कंचन शब्द के प्रयोग करने के पीछे कवि की धारणा है कि जिस प्रकार शिव त्रिशूल, ये भी मिस्टेक हो गया है, शिव त्रिशूल द्वारा नष्ट जिस प्रकार शिव त्रिशूल द्वारा नष्ट किए जाने पर सुमेरु पर्वत सोने का हो गया, ठीक उसी प्रकार सज्जनों के संगति से दुर्जन भी श्रेष्ठ मानव बन जाता है। तो जो है एक सुमेरु पर्वत पे जब शिव जी सुमेरु पर्वत पे जो शिव जी है त्रिशूल चलाए थे, तो त्रिशूल का स्पर्श पा के सुमेरु पर्वत सोने का हो गया था। तो उसी प्रकार जो है सज्जन व्यक्ति के संगत से जो है दुर्जन व्यक्ति भी श्रेष्ठ मानव बन जाता है। संपर्क और संसर्ग में ही यह गुण निहित है, लेकिन पात्रता भी अनिवार्य है। यहाँ भी कवि ने गुण कर्म की विशेषता का वर्णन किया है। और ये है लास्ट है कि कांच, कांच शब्द की सार्थकता भी कवि ने अपनी कविताओं में स्पष्ट करने की चेष्टा की। बिना धारिया में सोना गलाने के पात्र में कच्चा सोना गलाया जाता है। तो जो धारिया होता है वो एक पात्र होता है, इसमें कच्चा सोना को गलाया जाता है, उसे धारिया कहा जाता है। तो गलाए कांच यानी कि कच्चा सोना असली स्वर्ण रूप में प्राप्त नहीं हो सकता है। ठीक उसी प्रकार संसार में किसी मानव को बिना संघर्ष, तपस्या और त्याग के श्रेष्ठता नहीं प्राप्त हो सकती। तो वही कह रहे हैं कि जिस प्रकार से जो कांच है, कांच को गलाया जाता है तब वो जो है चमकता है, तो उसी प्रकार जो है मानव भी इस संसार में बिना संघर्ष किए, तपस्या की या त्याग किए वो श्रेष्ठ नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न है कि पहले कड़बक में व्यंजित जायसी के आत्मविश्वास का परिचय अपने शब्दों में दें। और इसका ये उत्तर है कि महाकवि जायसी अपनी कुरूपता और एक आंख से अंधे होने पर साख प्रकट नहीं करते, बल्कि आत्मविश्वास के साथ अपनी काव्य प्रतिभा के बल पर लोकहित का बातें करते हैं। प्राकृतिक प्रतीकों द्वारा जीवन में
गुण की महत्ता की विशेषताओं का वर्णन करते हैं। तो जो है जायसी जी जो है इनका आँख नहीं था, कान नहीं था, तो अंधे होने के बाद भी ये जो है शोक नहीं करते हैं, मतलब शोक नहीं करते हैं, दुख नहीं करते हैं कि ना मेरे पास एक आँख नहीं है, बल्कि अपने आत्मविश्वास के साथ जो है काव्य लिखते हैं, काव्य प्रतिभा पर बल देते हैं, काव्य लिखते हैं और लोकहित की बात करते हैं। प्राकृतिक प्रतीकों द्वारा जीवन में गुण की महत्ता की विशेषता पर बल दिया है इन्होंने। आगे है कि जिस प्रकार चंद्रमा काले धब्बे के कारण कलंकित हो गया, किंतु अपनी प्रभायुक्त आभा से सारे जग को आलोकित करता है, अतः उसका दोष गुण के आगे ओझल हो जाता है। तो जिस प्रकार से चंद्रमा में जो है दोष है, लेकिन उसके गुण के आगे उसका दोष जो है ओझल हो जाता है। और आगे इन्होंने कहा है कि सुमेरु पर्वत की यश गाथा भी शिव त्रिशूल के स्पर्श के बिना निरर्थक है। मतलब अभी इस चीज़ को हम लोग समझे हैं कि शिव जी के त्रिशूल, जब शिव जी ने त्रिशूल सुमेरु पर्वत को मारा तो त्रिशूल के स्पर्श से सुमेरु पर्वत सोने का बन गया। तो वही चीज़ है कि सुमेरु पर्वत की यश गाथा भी शिव के त्रिशूल के स्पर्श के बिना जो है निरर्थक है। घड़िया में तपाए बिना सोना में निखार नहीं आता, ठीक उसी प्रकार कवि का जीवन भी नेत्रहीनता के कारण दोष भाव उत्पन्न तो करता है, किंतु उसकी काव्य प्रतिभा के आगे सब कुछ गौण पड़ जाता है, मतलब ओझल हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कवि का नेत्र नक्षत्रों के बीच चमकते हुए शुक्र तारा की तरह है, जिसे काव्य का श्रवण कर मतलब सुनकर सभी जो लोग हैं सभी जन मोहित हो जाते हैं। कवि ने किस रूप में स्वयं को याद रखे जाने की इच्छा व्यक्त करता है, उसकी इस इच्छा का मर्म बताएं। तो है कि कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी स्मृति के रक्षार्थ जो इच्छा प्रकट की है, उसका वर्णन अपनी कविता में भी उन्होंने किया है। कवि का कहना है कि मैंने जानबूझकर संगीतमय काव्य की रचना की है, ताकि इस प्रबंध के रूप में संसार में मेरी स्मृति बरकरार रहे। इस काव्य कृति में वर्णित प्रगाढ़ प्रेम श्वेता नयनों की अश्रुधारा से सिंचित है, यानी कठिन विरह प्रदान काव्य है। दूसरे शब्दों में जायसी ने उस कारण का उल्लेख किया है जिससे प्रेरित होकर उन्होंने लौकिक कथा का आध्यात्मिक विरह और कठोर सूफी साधना के सिद्धांतों से परिपुष्ट किया है। इसका कारण उनकी लोकेशना उनकी हार्दिक इच्छा है कि संसार में उनकी मृत्यु के बाद उनकी कृति नष्ट न हो जाए। अगर वह केवल लौकिक कथा मात्र लिखते तो उससे उनकी कृति चिरस्थायी नहीं होती। अपनी कृति चिरस्थायी करने के लिए ही उन्होंने पद्मावती की अलौकिक कथा को सूफी साधना की आध्यात्मिक पृष्ठभूमि पर प्रतिष्ठित किया है। लोकेशना भी मनुष्य की सबसे प्रमुख वृत्ति है। अंग्रेज कवि मिल्टन ने तो इसे श्रेष्ठ व्यक्ति का अंतिम दुर्बलता कहा है। भाव स्पष्ट करें। जो लही अम्बही डाभ न होए, तो लही सुगंध बसाए न सोए। तो ये जो है भावार्थ तो हम लोगों ने है जो है पहले पढ़ लिया है। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा। उस वीडियो में जो है
एक एक पंक्ति का भावार्थ बताया गया है, तो इसमें भी देख लेते हैं। तो ये है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 में संकलित कड़बक शीर्षक पाठ से लिया गया है। यह पाठ जो है मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत महाकाव्य का अंश है। इसमें इन्होंने कहा है कि इसमें कवि कहते हैं कि जब तक आम में डाभ नहीं होता या फिर उसमें चेप नहीं लगता, उसमें मंजरी नहीं आती, तब तक उसमें सुगंध नहीं आता है। रक्त के लेई का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर लेखक ने लेई का मतलब होता है गोंद, जो चिपकाने के लिए काम आता है। तो यहाँ पर लेखक ने लेई के रूपक से यह बताने की चेष्टा की है कि उससे अपने कथा के विभिन्न प्रसंगों को किस प्रकार एक ही सूत्र में बांधा है। कवि कहता है कि मैंने अपने रक्त की लेई बनाई है, अर्थात कठिन साधना की है। यह लेई या फिर साधना प्रेम रूपी आंसुओं से आप्लावित की गई है। कवि की व्यंग्यार्थ है कि इस कथा की रचना उसने कठोर सूफी साधना के फलस्वरूप की है और फिर इसको उसने प्रेम रूपी आंसुओं से विशिष्ट आध्यात्मिक विरह द्वारा पुष्ट किया है। तो ये कवि कह रहे हैं कि जो है कि ये जो पद्मावत है, इसको इन्होंने लिखने के लिए बहुत साधना किया है, बहुत साधना, और एक एक शब्द को जोड़ के उन्होंने इस जो है काव्य को लिखा है, इस कहानी को लिखा है। अलौकिक कथा को इस प्रकार अलौकिक साधना और आध्यात्मिक विरह से परिपुष्ट करने के कारण भी जायसी ने अपनी काव्य कृति द्वारा लोक जगत में अमरत्व प्राप्ति की प्रबल इच्छा बताया है। आगे है कि मोहम्मद यही कवि जोरी सुनावा। यहाँ कवि ने जोरी का मतलब जोड़ना शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया है? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने जीवन काल में समय समय पर लिखे गए प्रसंगों को एक व्यवस्थित प्रबंध के रूप में प्रस्तुत किया है। यह जोड़ी जोड़ना यानी कि व्यवस्थित करने के लिए प्रयुक्त हुआ है। कवि ने विविध प्रसंगों या घटनाओं को एक साथ प्रबंध स्वरूप में व्यवस्थित कर लोक जगत में अपनी काव्य कृति को प्रस्तुत किया है। कवि ने अपनी कविता में प्रेम पीर की चर्चा की है। सूफी साधना का सर्वस्व है प्रेम पीर। इस प्रेम पीर की चर्चा सभी सूफी कवियों ने अपनी काव्य कृतियों में की है। जब साधक किसी गुरु की कृपा से उस दिव्य सौंदर्य स्वरूपी परमात्मा की झलक पा लेता है और उसके पश्चात जब उसकी वृत्ति की संसार की ओर पुनः पुनरावृत्ति होती है, तब उसका हृदय प्रेम की पीर या आध्यात्मिक विरह वेदना से अस्थित हो जाता है। यह विरह वेदना या प्रेम की पीर ही साधना के कल्ब के कलुइयों को धीरे धीरे जलाती रहती है और जब कल्ब के कलुब्य नष्ट हो जाता है, तब वह सरलता से भावना लोक में उस सौंदर्य स्वरूपी परमात्मा के दर्शन में समर्थ होते हैं। दूसरे कड़बक का भाव सौंदर्य स्पष्ट करें। तो द्वितीय कड़बक में कवि अपनी
सृजनशीलता के प्रति गहन विश्वास दर्शाते हुए कहता है कि उसने इस ग्रंथ की कथा सृष्टि बड़ी ही मेहनत से की है। उसने इस काव्य की रचना अपने कलेजे के खून से की है तथा उसे अपने रक्त की लेई लगाकर जोड़ा है, जिसे गाढ़े प्रेम के आंसुओं में भिगोकर बनाया है। कवि ने इस काव्य की रचना यह सोचकर की है कि शायद जगत में उसकी यही निशानी बची रह जाए। कवि कहता है कि उसने इस ग्रंथ में जिन पात्रों का उल्लेख किया है उनका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं था, उनकी तो केवल कहानियां ही प्रचलित है। कवि में दृढ़ इच्छा शक्ति है कि जिस प्रकार फूल नष्ट हो जाता है किंतु उसकी खुशबू रह जाती है, उसी प्रकार जब वो नहीं रहेगा तो उसकी कीर्ति की सुगंध ही पीछे रह जाएगी। वह चाहता है कि जो भी कहानी को पढ़े वह उसे भी दो शब्दों में स्मरण कर ले, यानी कि याद कर ले। अपने काव्य के प्रति कवि का यह आत्मविश्वास अत्यंत सार्थक एवं या फिर वह बहुमूल्य है। और इस चैप्टर का जो है ये लास्ट प्रश्न है। प्रश्न है कि व्याख्या करना है कि धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासु, फूल मरे पै मरे ना बासु। मतलब वो पुरुष धन्य है जिनका कीर्ति जो है, जिनका यश जो है इस संसार में है। जिस प्रकार से जो है फूल सूख जाने पर भी उसका सुगंध रहता है। इसका उत्तर है कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 में संकलित कड़बक शीर्षक पाठ से लिया गया है। यह पाठ मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित पद्मावत महाकाव्य का अंश है। उपरोक्त पंक्ति में कवि कहता है कि जिस प्रकार पुष्प का शरीर नष्ट हो जाता है, मतलब पुष्प नष्ट हो जाता है, परंतु उसकी सुगंध धरती पर परिव्याप्त रहती है, इसी प्रकार महान व्यक्ति भी इस धरती पर जन्म लेकर सदा के लिए कीर्ति पताका इस जहान में फहराए जाते हैं। पुष्प की सुगंध के भांति यशस्वी लोग की कीर्ति भी कभी नष्ट नहीं होती। उनकी लोकहितकारी भावनाएं युग युगांतर तक जन जन के कंठ में विराजमान रहती है। और ये जो है इसका अंतिम प्रश्न था। यहाँ पे ये जो है इस चैप्टर का पूरा जो है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव ख़त्म हो गया है। और जो है आप लोग इसका पीछे वाले 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो वो जा कर के देख लीजिएगा। और जो है ये लाइव क्लास रात को 9 बजे चलता है। नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण लाइव नहीं चल पाया है तो ये रिकॉर्डिंग करके डाल रहे हैं। और तो है एक ही वीडियो में एक ही लाइव में जो है इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव चलाते, परंतु क्या हुआ कि नेटवर्क प्रॉब्लम आ गया तो इसलिए इन दोनों को अलग अलग रिकॉर्डिंग करके डालना पड़ रहा है। तो आप लोग ज़रूर इसको देख लीजिएगा। और इसका जो नोट्स है वह स्टडी हेल्प साइट पे जो है मिल जाएगा, वहाँ से जा कर के आप लोग देख लीजिएगा। ऐसे हम आप लोगों को सर्च करके दिखा दे रहे हैं आपको कैसे करना है। आपको गूगल पे सर्च करना है स्टडी हेल्प, देखिए ये वाला स्टडी हेल्प सर्च करना है। ऐसे स्टडी हेल्प ये वाला सर्च करना है। और सर्च करने के बाद जो ये फर्स्ट वाला आ रहा है इसको देख लीजिएगा, लोगो बढ़िया से ये वाला, इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे देखिएगा लिखा है बिहार बोर्ड क्लास 12 सॉल्यूशन। यहाँ पे आइएगा, नेटवर्क स्लो है इसलिए लाइव नहीं चला पाए हैं, वही चीज़ है। देखिए नेटवर्क आज बहुत स्लो है। बात किए हैं, कुछ देर में ठीक हो जाएगा।
ये जो है यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जाइएगा ना, तो जाइएगा तो उसमें जो है अलग अलग सब्जेक्ट आएगा, तो आप लोग जाके हिंदी पे क्लिक कीजिएगा। देखिए यहाँ पे अभी आ गया। यहाँ पे देखिएगा अलग अलग सब्जेक्ट दिया गया है, अलग अलग, तो अलग अलग दिया गया है। तो आप लोगों को हिंदी पे जाना है, हिंदी पे जाइएगा। हिंदी पे जाइएगा तो फिर ऐसे नीचे आइएगा, नीचे आइएगा और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है कड़वक। कड़वक यहाँ पे इसको खोलिएगा, खोलिएगा तो ऐसे आइएगा तो देखिए ये सारा यहाँ पे डाला गया है। ये जो है कवि परिचय हो गया, इसके बाद जो है ये कविता परिचय, फिर कविता का जो है भावार्थ, एक एक पंक्ति का यहाँ पे भावार्थ लिखा गया है। आप लोग यहाँ से नोट्स बना सकते हैं या फिर लिख सकते हैं। एक एक भावार्थ लिखा है, एक एक पंक्ति का भावार्थ लिखा गया है। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे इसका प्रश्न उत्तर जो है शुरू होता है। यहाँ पे इसका क्वेश्चन आंसर सब डाला गया है। और जो है इसका अगर फिर भी नहीं हो पाएगा तो इसका जो नोट्स है हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ऐसे सभी चीज़ का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तब तक के लिए जय हिंद।